डिस्लेक्सिया। आज हम बच्चों की बड़ी अहम बीमारी पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये हमारा ऑडियो लेक्चर है, तो ऑडियो लेक्चर की आप स्लाइड्स अच्छी तरह से देखिएगा। हमारी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, आप इस लेक्चर को पूरे तरह से देखिएगा। इस लेक्चर में इसका ट्रीटमेंट, इसके इफ़ेक्ट्स, इसकी वजूहात, इसकी इकसाम, सारी वो चीज़ें बताई गई हैं जो एक बच्चे की डिज़ीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया अल्फाज पढ़ने, पहचानने, समझने, याद रखने और लिखने में मुश्किल पेश आने को कहते हैं। डिस्लेक्सिया के हकायक। अगर हम डिस्लेक्सिया के हकायक को देखें तो हमें तिब्बी तौर पर इल्म हासिल होता है कि पढ़ाई सीखने में दुश्वारी होती है। ये बीमारी मरूसी अवामल या दूसरे अवामल से मुताल्लिक़ हो सकती है जो दिमाग की नशोनुमा को मुतासर करती है। ये बीमारी किस वजह से होती है अब तक पूरी तरह से समझ नहीं आई। इसकी तशख़ीस में देखने, सुनने और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेने से हासिल होने वाली मालूमात के प्रोसेसिंग का जायज़ा लेना शामिल है। इसके इलाज में आम तौर पर वालिदैन और असातिज़ा के माबैन मनसूबाबंदी का शामिल होना ज़रूरी है। डिस्लेक्सिया है क्या? ये बीमारी एक तवील अरसे से हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही है और इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तारीफ़ की गई है। मिसाल के तौर पर 1968 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट ने डिस्लेक्सिया को बच्चों में एक आर्जा की हैसियत से ताबीर किया जो रवायती क्लासरूम के तजर्बे के बावजूद अपनी फ़िक्री सलाहियतों के मुताबिक पढ़ने, लिखने और हिज्जे बनाने की महारत हासिल करने में नाकाम रहता है। इंटरनेशनल डिस्लेक्सिया एसोसिएशन इसकी मुदर्जा झेल तारीफ़ पेश करती है। डिस्लेक्सिया एक मखसूस इल्म रखने की माजूरी है जो असल में असाबी निज़ाम के हयातियाती मुताला से जुड़ी होती है। इसको दुरुस्त और या रवानी से मुतल्लक़ अल्फाज की शनाख्त और कम हिज्जे और मुश्किल इबारत को आसानी से समझने की सलाहियतों में दुश्वारियों की तरफ मासूम किया जाता है। ये मुश्किलात आम तौर पर ज़ुबान के सौती अज्ज़ा में ख़राबी के नतीजे में पैदा होती हैं जो अक्सर तौर पर होता है। दीगर इल्मी काबिलियत और मुअस्सर क्लासरूम होने के बावजूद फ़राहम की गई हदायत के सिलसिले में गैर मुतवक्का नताइज हासिल होते हैं। सानवी नताइज के पेश नज़र पढ़ने की फ़हम में और पढ़ने के कम तजर्बे में दुश्वारी शामिल हो सकती है जो अल्फाज और पसे मंज़र के इल्म की नशोनुमा को रोक सकती है। डिस्लेक्सिया बीमारी बच्चों में सीखने की सबसे आम माजूरी है और ज़िंदगी भर बरकरार रहती है, लेकिन डिस्लेक्सिया की शिद्दत को कम करने के लिए हल्की सी मेहनत की वजह से नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। जितनी जल्दी डिस्लेक्सिया का इलाज किया जाए उतना ही नतीजा बेहतर होगा। ताहम डिस्लेक्सिया वाले लोगों को अपनी महारत को बेहतर बनाने और सीखने में कभी देर नहीं लगती। स्कूल की तालीम के इब्तदाई दर्जात में डिस्लेक्सिया का पता नहीं चल सकता। बच्चे पढ़ना सीखने में दुश्वारी से मायूस हो सकते हैं। इसके साथ ये नोट करना भी ज़रूरी है कि दूसरे मसाइल डिस्लेक्सिया का भेस बदल सकते हैं, जैसे कि बच्चों में अफसरदगी और ख़ुद एतमादी की अलामात का पाया जाना, घर के साथ साथ स्कूल में भी बर्ताव, इखलाकी मसाइल का पैदा हो जाना
जो अक्सर ज़ाहिर होते हैं। बच्चों का गैर मुतज़लज़ल हो जाना और स्कूल से नापसंदीदगी पैदा हो जाना, और अगर मसला ज़ेरे इलाज ना रहा हो तो इनकी कामयाबी ख़तरे में पड़ सकती है। ये था डिस्लेक्सिया। हमने जो बात की थी कि डिस्लेक्सिया क्या है, ये सारी जो हमने तारीफ़ें इसकी बयान की हैं, जो इसके हमने पस मंज़र में पेश किया है, ये सब कुछ डिस्लेक्सिया के बारे में था। डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि साइंस बच्चे के क्या बनेंगे और सिम्टम्स क्या होंगे। इस तरफ हम थोड़ी सी तवज्जो दिलाते हैं आपकी। व्हाट आर द साइंस ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चों में वो निशानियां जिसकी वजह से ये पता चलता हो कि बच्चा सीखने में उसको दुश्वारी पेश होती है, डिसेबिलिटीज़ आती हैं, वो देखते हैं। डिस्लेक्सिया में कोई नुमायां निशानी नहीं होती जो ये जाहिर करती हो कि किसी बच्चे में सीखने की माजूरी है, लेकिन माहिरीन इस काबिल होते हैं कि उनकी जहानत या काबिलियत को देखते हुए इस बात का नुमायां फ़र्क तलाश कर लेते हैं कि बच्चा स्कूल में किस तरह बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है और वो कितना अच्छा कर सकता है। कुछ इशारे ऐसे भी हैं जिनका मतलब ये हो सकता है कि किसी बच्चे में सीखने की माजूरी है, जैसे बेशतर का ताल्लुक इब्तदाई स्कूल के कामों से होता है, क्योंकि इब्तदाई स्कूल में ही सीखने की माजूरी की निशानदेही होती है। शायद कोई बच्चा इन तमाम निशानियों या इनमें से ज़्यादातर निशानियों को नहीं दिखा पाएगा, ताहम अगर कोई बच्चा इन मसाइल में से एक मसला को बार बार दिखाता है तो वालिदैन और असातिज़ा को इस मसले पर गौर करना चाहिए कि बच्चे में सीखने की माजूरी है। अब हम बात करते हैं डिस्लेक्सिया की काज़ज़ की, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो वजूहात में डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को रवायती हदायत, कम अज़ कम औसत जहानत, मुनासिब हौसला अफजाई और सीखने के मौका मुहैया करने के बावजूद पढ़ना सीखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये सौत पर अमल करने की दिमागी सलाहियत में ख़राबी की वजह से है। तकरीर की सबसे छोटी इकाइयाँ जो अल्फाज को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं, इसका नतीजा बिनाई या समात के मसाइल से नहीं होता। ये ज़हनी पसमानदगी, दिमाग को पहुँचने वाले नुकसान या जहानत की कमी की वजह से इसका सबब नहीं है। डिस्लेक्सिया की वजूहात मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। प्राइमरी डिस्लेक्सिया में ज़्यादातर तहकीक विरासती अवामल पर मरकूज़ होती है। मुहक्किकीन ने हाल ही में मखसूस जीन्स की निशानदेही की है जो मुमकिना तौर पर डिस्लेक्सिया की अलामात और निशानियों में अहम किरदार अदा करते हैं। ये तहकीक बहुत अहम है क्योंकि इससे इन बच्चों की शनाख्त करने में मदद मिल सकती है जिनमें डिस्लेक्सिया पैदा होने का ख़तरा होता है, और इससे पहले की तालीमी मुदाखलतों और बेहतर नताइज हासिल करने में मदद मिल सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्लेक्सिया। अब हम बात कर रहे हैं कि डिस्लेक्सिया की टाइप्स क्या हैं। वजूहात हमने देखी, अब हम इसकी वजूहात के साथ साथ इसके टाइप्स देखेंगे, ये कितनी इकसाम की है। प्राइमरी डिस्लेक्सिया, सेकेंडरी और डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया, एंड थर्ड वन ट्रॉमा डिस्लेक्सिया। अब हम बात करेंगे प्राइमरी डिस्लेक्सिया पे। प्राइमरी डिस्लेक्सिया क्या होता है? ये डिस्लेक्सिया की
सबसे आम किस्म है और दिमाग के बाएं जानब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की बजाय दिमागी फेल की रुकावट है, जो उम्र के साथ साथ तब्दील नहीं होती। इस किस्म की डिस्लेक्सिया से मुतासरा अफराद के लिए माजूरी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा तब्दीली पाई जाती है और ज़्यादातर वो लोग जिनको मुनासिब तलीमी मुदाखलत हासिल होती है वो सारी ज़िंदगी तलीमी लिहाज से बेहतर होंगे। बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी उम्र में पढ़ने लिखने और हिज्जों के साथ नुमायाँ जद्दोजहद करते रहते हैं। प्राइमरी डिस्लेक्सिया करीबी रिश्तेदारों के जीन्स के ज़रिया या नए जीनियाती तगय्युरात के ज़रिए से गुजरता है और ये लड़कियों के मुकाबले में लड़कों में बकसरत पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी और डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया, सानवी या इर्तिकाई डिस्लेक्सिया। इस किस्म की डिस्लेक्सिया जीन की नशोनुमा के इब्तदाई मराहल के दौरान दिमागी बढ़ोतरी में पेचीदगियों की वजह से होती है। जब बच्चे की पुख्तगी हो जाती है तो इस तरह का डिस्लेक्सिया कम हो जाता है। ये भी लड़कों में ज़्यादा ही मिलता है। एंड थर्ड वन हम बात करते हैं ट्रॉमा डिस्लेक्सिया और डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया। ट्रॉमा सदमाती या ट्रॉमेटिक डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया की ये किस्म आमतौर पर दिमागी सदमे या दिमागी झिल्लियों को पहुंचने वाली चोट के बाद पैदा होती है, जो पढ़ने लिखने को कंट्रोल करती है। आज स्कूल जाने वाले कम उम्र बच्चों की आबादी में शाज़ो नादर ही ऐसा देखने को मिलता है। Other types of learning disability include विजुअल डिस्लेक्सिया। विजुअल डिस्लेक्सिया सीखने की दीगर किस्म की मजूरी में शामिल है। विजुअल से मुराद बसरी देखने से ताल्लुक़ रखता है। बसरी डिस्लेक्सिया की इस्तिलाह कभी कभी बसरी प्रोसेसिंग की खराबी की शिकायत के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी हालत जिसमें दिमाग बसरी इशारों की सही तर्जुमानी नहीं करता। एंड अदर वन ऑडिटरी डिस्लेक्सिया। ऑडिटरी डिस्लेक्सिया से मुराद समी डिस्लेक्सिया। समी डिस्लेक्सिया की इस्तिलाह समी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल की जाती है। बसरी प्रोसेसिंग की खराबी की तरह दिमाग की आवाज़ों और बोलने की प्रोसेसिंग में भी दुश्वारियाँ हो सकती हैं। एंड थर्ड वन की हम बात कर रहे हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से मुराद बच्चे को पेंसिल पकड़ने और उसे कंट्रोल करने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कागज़ पर सही निशानात नहीं बनाए जा सकते। डिस्ग्राफिया कहलाएगा। What are the signs and symptoms of dyslexia? क्लासरूम के असातिज़ा इस बात का तयन नहीं कर सकते कि आया किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया है। वो इब्तदाई निशानियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो किसी माहिर नफ्सियात या दीगर सेहत से मुतल्लक पेशावर अफराद के ज़रिए इस खराबी की असल तशख़ीस करने के लिए मज़ीद जायज़ा तजवीज़ पेश करते हैं। मेजर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्लेक्सिया। ज़ुबान की इब्तदाई तरक्की में ताख़ीर, एक जैसी आवाज़ों या अलग अलग अल्फाज के दरमियान फ़र्क को पहचानने में दुश्वारी, नए अल्फाज के ज़ख़ीरा को
आहिस्ता आहिस्ता सीखना, वाइट बोर्ड या किताब से नकल करने में दुश्वारी, पढ़ने लिखने और हिज्जे की महारत सीखने में दुश्वारी। एक बच्चा मवाद को याद रखने के काबिल नहीं हो सकता, चाहे इसमें पसंदीदा वीडियो या स्टोरी बुक शामिल क्यों ना हो। मुकामी ताल्लुकात की वजह से परेशानी क्लासरूम से आगे बढ़ सकती है और खेल के मैदान में देखा जा सकता है। मुमकिन है कि बच्चा गैर मुनज़्ज़म हो और मुनज़्ज़म खेलों या खेलों में दुश्वारी महसूस करता हो। हमारे दाएं और बाएं मुश्किलात आम पाई जाती हैं, अक्सर दोनों हाथों पर तसल्लुत कायम नहीं रहता। Auditory problems in dyslexia encompass variety of functions. डिसलेक्सिया में समई मसाइल मुतअद्दिद अफ़ाल को घेरे हुए हैं। आम तौर पर किसी बच्चे को जो वो सुनता है उसे याद रखने या समझने में दुश्वारी हो सकती है। चीज़ों की तरतीब या एक वक्त में एक से ज़्यादा कमांड्स को याद करना मुश्किल हो सकता है। अल्फाज के कुछ हिस्से या पूरे जुमले के कुछ हिस्से छूट सकते हैं जिससे अल्फाज महज का खेज लगते हैं। इसकी बजाय गलत अल्फाज या इसी तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मसले से लड़ने वाले बच्चे ही जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अपने ख्यालात के इजहार के लिए असल अल्फाज तलाश करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। Many subtle signs can be observed in children with dyslexia. डिसलेक्सिया वाले बच्चों में बहुत सी लतीफ़ अलामात देखी जा सकती हैं, जैसे बच्चे अपने काम से पीछे हट सकते हैं और अफसरदा हो सकते हैं। हो सकता है कि वो काम सीखना शुरू कर दें और अपनी तालीम की दुश्वारी से दूर हो जाएं। खुद एतमादी के साथ परेशानी पैदा हो सकती है और हम मर्तबा और बहन भाई बामी रवाबत तनाव का शिकार हो सकते हैं। ये बच्चे स्कूल से वाबस्ता सरगर्मियों में अपनी दिलचस्पी खो सकते हैं और वो बेलगाम या सुस्त दिखाई देते हैं। जज्बाती अलामात और निशानियाँ तलीमी मेयार की तरह ही अहम हैं और मसावी तवज्जो की ज़रूरत की हामिल होती हैं। What should parents or caregivers do if they suspect a child has the signs and symptoms of dyslexia? अब वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? वालिदैन या देखभाल करने वालों को क्या करना चाहिए अगर वो शक करें कि किसी बच्चे में डिसलेक्सिया की अलामात या निशानियां हैं? अगर आप अपने बच्चे की नशोनुमा के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो अपने बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। मज़ीद बरआं आपके बच्चे के असातिज़ा से मिलना मज़ीद मालूमात हासिल करने की तरफ एक अहम कदम होता है। हर मिसाली स्कूल में एक टीम होती है जो मुस्तकिल बुनियादों पर वालिदैन से मिलती है, जिससे किसी मखसूस बच्चे को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। ये टीमें प्रिंसिपल, क्लासरूम के असातिज़ा और स्कूल के अमले पर मुनहसर होती हैं, जिसमें मुदर्जा झेल में से एक या एक से ज़्यादा अफराद शामिल होते हैं, जैसे स्कूल के माहिर नफ्सियात, एक अदद नर्स, तकरीरी मौलज या जिसको हम स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं वो शामिल होगा, पढ़ने के माहिर और दीगर मुनासिब पेशावर अफराद शामिल होते हैं। वालिदैन को हमेशा इस टीम के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। इन टीमों को आम तौर पर हदायत की जाती है, जैसे कि चाइल्ड स्टडी की टीम में, तुलबा की मुतालाती टीम में या तुलबा की मददगार टीमों के साथ रवाबत। कोई भी वालिदैन या असातिज़ा जिसको बच्चे के सीखने में दुश्वारी का शुबा हो, वो इस टीम के साथ मिलकर बच्चे की परेशानी पर तबादला ख्याल करने की दरख्वास्त कर सकता है। वालिदैन इसकी दरख्वास्त कर सकते हैं
यहाँ तक कि अगर उस्ताद को लगता है कि बच्चा बेहतर काम कर रहा है तो कभी कभी बच्चे को टेस्ट करने का फ़ैसला किया जा सकता है। वालिदैन या उस्ताद बच्चे को टेस्ट करने की दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन की तहरीरी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़ता है जिसमें किसी मुश्तबा सीखने की दुश्वारी का अंदाज़ा करने के लिए मुनासिब पेशावर अफराद की कमी होती है तो उसे तशख़ीस के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम के पास भेज देना चाहिए। अगर प्राइवेट या सरकारी स्कूल के तलबा के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम में इत्मीनान बख्श जाँच नहीं की जा सकती तो वालिदैन को बच्चों की बीमारी जांचने के लिए मुनासिब सेहत के पेशावर अफराद को तलाश करने की ज़रूरत होगी। इस लेक्चर के इख्तिताम पर इदारों की एक फ़हरिस्त फराहम की गई है जो बच्चों को जांच करने में मुफीद होगी। हर बच्चे के लिए तशख़ीसी मनसूबा इस बात पर इन्हिसार करता है कि बच्चे को कौन सी ख़ास परेशानी लाहक है और हर मनसूबे में जांच करने के लिए 5 मराहिल शामिल होने चाहिए। नंबर 1, इदराक, शनाख्त, शऊर यानी इंटेलिजेंस, जहानत या अक्लमंदी को जांचना, तलीमी कारकर्दगी, मुवासलात, तबादला ख्याल को देखना, हिस्सी और मोटर एहसासात। इस अमल में हिस्सियाती मुहर्रकात के हरकती जवाबी अमल पर गौर व फिक्र करना होता है। और नंबर 5, सेहत और बच्चे की नशोनुमा। ये जांच स्कूल की टीम के मुख्तलिफ मेंबरान या वालिदैन के मशवरे से पेशावर अफराद के ज़रिए की जाएगी। आमतौर पर स्कूल या क्लिनिकल माहिर नफ्सियात इस बात का तयन करते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं। चूँकि डिसलेक्सिया की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जैसे पढ़ने में लिखने की मजूरी, तहरीरी ज़ुबान या रियाजी, लिहाजा माहिर नफ्सियात मखसूस किस्म की तशख़ीस करते हैं। एक और किस्म जिसकी निशानदेही ज़ुबान की तख़ीर के नाम से की जाती है, इसकी शनाख्त स्पीच थेरापिस्ट के ज़रिए की जा सकती है। व्हाट टेस्ट डायग्नोज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की तशख़ीस के लिए हम टेस्ट कौन से करते हैं? इस मर्ज़ की तशख़ीस करना एक मुश्किल अमल होता है। माजूरी की तशख़ीस के लिए बहुत से अवामल, माहिर नफ्सियात या दीगर सेहत से मुतल्लिक़ पेशावर लोग जायज़ा लेते हैं। ये जांच बच्चे की अमली तौर पर पढ़ने की सतह का तयन करती है और इसका पढ़ने की सलाहियत से मुवाजना करती है। इसका अंदाज़ा इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए लगाया जाता है। पढ़ने के अमल के तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल इस जगह की जाती है जहां खराबी वाक़या होती है। जांच में मज़ीद तशख़ीस किया जाता है कि बच्चा किस तरह की मालूमात लेता है और इस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करता है और बच्चा मालूमात के साथ बर्ताव कैसा करता है। टेस्टों से तय होता है कि आया कोई बच्चा कितना बेहतर सीखता है, जैसा कि सुनने की मालूमात, देखने से मुतल्लिक़ मालूमात या कुछ करना, आवाज़ के साथ जिस्मानी हरकत का मुताला, ये सब नोट किया जाता है। इन टेस्टों से ये भी अंदाज़ा होता है कि आया कोई बच्चा जब मालूमात देने की इजाज़त देता है तो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, कुछ कहने के ज़रिए या अपने हाथों से छोटी छोटी चीज़ें करके दिखाता है। टेस्टों से ये भी पता चलता है कि ये सारे हिस्सियाती निज़ाम, तरीक़ा ज़ाहरी सिफ़्त एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ज़ेरे इंतज़ाम टेस्ट मेयारी हैं और इंतहाई काबिल एतमाद समझे जाते हैं। जब हम डिसलेक्सिया के पेशेंट को देखते हैं तो हमें इन टेस्टों से बच्चे को गुजारना पड़ता है। ये टेस्ट इंतहाई अहम होते हैं और हम इनको मेयारी समझते हैं। बच्चे को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई गलती हो, क्योंकि जांच हो रही है। बहुत से टेस्टों में गेम की किस्त या पहेली का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे बच्चे को ज़्यादा आरामदायक महसूस होने में मदद मिल सकती है। बच्चे को जांच से पहले अच्छी
रात की नींद लेनी चाहिए और अच्छा नाश्ता करना चाहिए। अगर जांच स्कूल में एक तरतीब से की जाती है तो उस्ताद उस शख्स के बारे में बात करके बच्चे को तैयार कर सकता है जो आकर बच्चे के साथ मखसूस टेस्ट करेगा। छोटे बच्चों के साथ माहिर नफ्सियात जांच से पहले बच्चे के क्लासरूम में जा सकते हैं ताकि बच्चा उनसे वाकिफ़ हो जाए। चाहे स्कूल में टेस्टिंग हो या ना हो, वालिदैन बात करना चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक नया शख्स टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ताहम वालिदैन को जांच के मुतल्लिक़ बच्चे की कोचिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सिफारिश की जाती है कि वालिदैन जांच के दौरान हाजिर ना हों। A standard battery of tests can include but is not limited to the following. ये टेस्ट है जी, ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन 3rd एडिशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन देखी जाती है। स्कोर इसका स्टैंडर्ड 130 होता है। परसेंटाइल अगर इसकी 98 आती है तो इसका मतलब है कि वेरी सुपीरियर गिफ्टेड रेंज है इसकी। परसेप्चुअल रीजनिंग अगर हम देखते हैं इसकी, और स्कोर इसका जो स्टैंडर्ड है वो 133 होता है। अगर परसेंटाइल में 99 आता है तो इसका मतलब ये गिफ्टेड है। वर्किंग मेमोरी में 113 होती है इसका स्कोर, और परसेंटाइल में 81 हो तो हाई एवरेज है। प्रोसेसिंग स्पीड अगर देखें तो इसमें जो स्टैंडर्ड स्कोर वो 88 है, और अगर ये परसेंटाइल में 21 आता है तो इसका मतलब है कि लो एवरेज में बच्चा जा रहा होगा। जनरल एबिलिटी इंडेक्स में 138 अगर हम इसका स्कोर लेते हैं तो इसमें परसेंटेज आनी चाहिए, जो परसेंटाइल आना चाहिए वो 99 हो और वो गिफ्टेड होगा, उसकी रेंज गिफ्टेड में आएगी। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, ये एक स्केल है। इस स्केल में हम स्केल को देखते हैं, कोर बैटरी को देखते हैं और सप्लीमेंट्री देखते हैं। जब हम लर्निंग का प्रोसेस देखते हैं तो इसमें एटलांटिस रेबस डिलेड रिकॉर्ड स्केल होगा इसका। और अगर हम सिक्वेंशियल की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर नंबर रिकॉल करेंगे, हैंड मूवमेंट इसमें बच्चा करेगा, ये उसकी सप्लीमेंट्री है। साइमल्टेनियस ट्राइएंगल्स, कंसेप्चुअल थिंकिंग, पैटर्न रीजनिंग, इसमें जस्टाइल क्लोजर होगा, फेस रिकग्निशन आएगी, ब्लॉक काउंटिंग आएगी, ये इसकी सप्लीमेंट्री में होगी। और नॉलेज का अगर हम स्केल देखते हैं तो रिडल्स, एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी आएगी, वर्बल नॉलेज इसके पास होगा, ये इसकी सप्लीमेंट्री टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट टेस्ट है स्टैनफोर्ड बेनेट इंटेलिजेंस स्केल। ये आईक्यू लेवल का एक टेस्ट है। इस आईक्यू लेवल में हम टेस्ट देखते हैं तो जो सबसे अपर क्लास का टेस्ट होता है, अगर हम देखें तो 145 से 160 तक इसकी जो एवरेज आ रही होती है, जो स्कोर आ रहा होगा हमारे पास, वो हम कहते हैं कि वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस्ड आईक्यू क्लासिफिकेशन में लेंगे। अगर 130 टू 144 आता है, गिफ्टेड और वेरी एडवांस्ड होगा। 120 टू 129 आता है तो सुपीरियर है। 110 टू 119 आता है तो हाई एवरेज में है। 90 टू 109 आएगा तो एवरेज में गिना जाएगा, और 80 टू 89 आएगा तो लो एवरेज है। 70 टू 79 बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड फॉर डिलेड। 55 टू 69 माइल्डली इम्पेयर्ड और डिलेड। 40 टू 54 अगर टेस्ट आता है तो मॉडरेटली इम्पेयर्ड और डिलेड। ये आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि बच्चा किस स्टैंडर्ड में खड़ा हुआ है। एक ये टेस्ट है पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट रिवाइज्ड। इसमें हम बच्चे से पूछते हैं कि नंबर्स कितने हैं। हम उनको कुछ डायग्राम्स दिखाते हैं, कुछ स्टार्स दिखाते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाते हैं, हम पूछते हैं नंबर्स कितने हैं, तो वो इंटेंशनली जो जवाब देता है वो कहता है ये तीन नंबर हैं। तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आप हमें ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ा स्टार कौन सा है। वो यहाँ पे अगर ठीक करता है तो वो भी नोट करेंगे, अगर ठीक नहीं बताता वो नोट करेंगे। तो फिर हम उससे पूछेंगे कि आप हमें ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा स्टार कौन सा है। तो ये टेस्ट जो है ये पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट रिवाइज्ड कहलाएगा।
बेंडर जेस्टर टेस्ट ऑफ विजुअल मोटर परसेप्शन, इसमें हम कुछ चीज़ें बच्चे के सामने रखते हैं। जब आपके सामने बॉक्सेस को रखा गया हुआ है तो इस बॉक्सेस में देखें तो बच्चा इन चीज़ों में से चीज़ों को नोट करता है। बाज़ों को वो Z बना देगा, N बना देगा, गोलाई में बता देगा, सर्कल में ले जाएगा या उसमें चकोर बता देगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चा देखने में, परसेप्ट करने में किस तरीके से करता है, ये परसेप्शन, मोटर परसेप्शन जो विजुअल, ख़ासतौर पे जो नजरी उसकी टेस्ट है उसको देखा जाएगा। ये बच्चे की क्लासरूम में ये बच्चे को देख सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास टेस्ट ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। हम ऑडिटरी परसेप्शन का टेस्ट करते हैं। हम बोल रहे होते हैं, बच्चा सुन कुछ और रहा होता है, हम उससे पूछते कुछ और हैं, वो जवाब आगे से कुछ और देता है। तो ये उसकी ऑडिटरी, उसके सुनने से उसकी समी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही होती हैं, कानों से मुतल्लिक इसकी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसका ध्यान कहीं और होता है या उसके सुनने की जो कंसंट्रेशन है वो कहीं और होती है। तो ये टेस्ट किया जाता है ऑडिटरी परसेप्शन टेस्ट। टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन, ये टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन में हम बच्चे को सामने कुछ चीज़ें दिखाते हैं। इन चीज़ों से वो बच्चा वो जो चीज़ सामने देख रहा होता है उनको अपने हिसाब से वो उल्टा समझ रहा होता है कि वो उसको बिल्कुल सामने से जो चीज़ नज़र आ रही है वो उसका अपोजिट पोस्टर नज़र आ रहा होता है। चाहे उसमें मैथमेटिकली चीज़ को देखें, चाहे उसमें कोई हम मूवी लगा के दिखा दें उसको, या हम उसको कोई भी डिजिट दिखा दें या कोई भी चीज़ उसको दिखा दें, कार्टून टाइप या कुछ इस तरीके की चीज़ दिखा दें, तो वो उन चीज़ों को परसेप्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए इनकी ये विजुअल जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं हो सकता। तो ये टेस्ट किया जाता है। अगर अच्छा टेस्ट आता है तो इसमें भी उसकी ग्रेडिंग होगी, वो देखा जाएगा। पीबॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट रिवाइज्ड, हम उसके सामने कुछ पिक्चर्स रखते हैं। ये पिक्चर्स जो हैं वो बताएगा कि ये पिक्चर किसकी है। उसमें फ्रूट्स हो सकता है, उसमें कोई एनिमल हो सकता है, उसमें कोई जगह का हो सकती है, कोई कुछ भी पिक्चर हो सकती है। तो ये जो वोकैबुलरी टेस्ट है ये हम करते हैं। ये एबिलिटी जो है ये ख़ास तौर पे जो टेस्ट किया जाए, कॉमनली तौर पे जो टेस्ट असेसमेंट करते हैं वो अमेरिकन की एक वर्बल एबिलिटी इन स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट है वो करते हैं। तो इस तरीके से देते हैं। अगर बच्चों को हम 4-5 बच्चों को खड़ा करते हैं तो हम उनके कपड़ों के कलर्स भी पूछ सकते हैं, हम उनकी हाइट के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये पिक्चर्स, पीबॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट होगा। डिस्लेक्सिया के लिए किस किस्म का इलाज दस्तयाब है? किसी भी इलाज के आगाज से पहले बच्चे की माजूरी के मखसूस इलाके का तयन करने के लिए एक तशखीस करना ज़रूरी है। जैसे अगरचे डिस्लेक्सिया के कामयाब इलाज के बारे में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन इसका असल इलाज मौजूद नहीं है। स्कूल इंतज़ामिया वालिदैन के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार करेंगे ताकि बच्चे की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये मंसूबा ख़ुसूसी तालीम की तरबियत में या बाकायदा क्लासरूम में नाफज किया जा सकता है। इलाज मुआवजे का एक मुनासिब मंसूबा ताकत को बरूए कार लाते हुए बच्चे की कमज़ोरियों को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देगा। बराह रास्त नुक्ता नज़र में सोतियात का मुनज़्ज़म मुताला शामिल हो सकता है। तमाम हवास को मौसर अंदाज में काम करने में मदद के लिए तैयार करदा तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कंप्यूटर इन बच्चों के लिए ताकतवर टूल्स हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को मुआवजा और मुकाबला करने की महारतें सिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के हालात और तुलबा की कारकर्दगी के मुतबादिल रास्तों पर तवज्जो देनी चाहिए। स्कूल ने जो कुछ पेश करना होता है उसके अलावा स्कूल की तरतीब वाल टेस्टों की निस्बत से मुतबादल इलाज बैरूनी तरफ भी दस्तयाब होता है। अगरचे आम तौर पर मुतबादल इलाज की सिफारिश की जाती है, लेकिन इन इलाजों की तासीर की हमायत करने के लिए तहकीक महदूद है। इसके अलावा इनमें से बहुत सारे इलाज बहुत महंगे होते हैं और मायूस वालिदैन के लिए ये आसान हो सकता है कि वो ऐसी किसी चीज़ से गुमराह हो जाएं जो महंगी है और पुरकशिश लगती है। शायद इलाज के किसी भी मंसूबे का सबसे अहम पहलू रवैया है। बच्चे अपने आसपास के बड़ों के रवैयों से मुतासर होते हैं। बच्चे को तहरीरी काम से बचने के लिए डिस्लेक्सिया को बहाना नहीं बनाना चाहिए, चूँकि डिस्लेक्सिया वाले बच्चे से मुतल्लिक तलीमी मुतालबात सख्त हो सकते हैं
और बच्चा आसानी से थक सकता है, लिहाजा काम में इजाफे को मुनासिब हिस्सों में तोड़ दिया जाना चाहिए। बार बार वक्फे को क्लास और होमवर्क टाइम में तामीर करना चाहिए। कोशिशों के साथ साथ कामयाबियों के लिए कमक भी दी जानी चाहिए। रिवायती तहरीरी असाइनमेंट के मुतबादल की तलाश और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। असातिज़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तलबा को मालूमात फ़राहम करना सीख रहे हैं, जो ना सिर्फ ज़्यादा दिलचस्प बल्कि उन तलबा के लिए भी मददगार हैं जो मुख्तलिफ़ तकनीक के ज़रिए बेहतरीन सीख सकते हैं। इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी तलबा को रवायती पेपर पेंसिल के कामों के बरक्स सीखी हुई बातों पर राय हासिल करने के लिए दिलचस्प तरीके मुहैया कर रही है। डिसलेक्सिया से मुतासरा अफराद का तशख़ीस कैसे किया जा सकता है या क्या होगा? डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों की तशख़ीस मुतग़य्यर और असबाब पर मुनहसर होती है। प्राइमरी डिसलेक्सिया की तशख़ीस वक्त पर हो जाती है और इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके नताइज इतने ही बेहतर होते हैं। बच्चे की इज्जत नफ्स पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिसलेक्सिया से निपटने में इंतहाई मायूसी हो सकती है। आखिर में इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जो मरूफ और कामयाब अफराद जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन स्पिलबर्ग समेत डिसलेक्सिया का शिकार हो चुके हैं। आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट। इसके बारे में एक कहानी है। ये आज हम जितनी भी फिज़िक्स में थ्योरीज़ पढ़ते हैं, आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, आइंस्टाइन की बातें पढ़ते हैं कि उसने ये कर दिया, इस तरीके से हो गया, तो इसके बारे में भी एक थ्योरी है। ये भी कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था या इतना काबिल स्टूडेंट नहीं था, ये भी डिसलेक्सिया की बीमारी में गिरा हुआ था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब पैदा हुआ था तो ये एक अजीब सा लड़का था, जिसकी वजह से इसके कुंबे ने इसे बस कबूल ही किया था। जब वो पैदा हुआ तो इसके सर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा था। इसकी नानी ने सोचा कि ये सिर्फ मोटापा हो सकता है, लेकिन इसके वालिदैन परेशान थे, किसी परेशानी की अलामत है। लेकिन चंद हफ्तों के अंदर बेहतर होना शुरू हो गया, जिससे वो कम अज़ कम अजीबोगरीब मालूम नहीं होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो बात नहीं करता था दूसरों की तरह। जब उसकी उम्र के लोग अल्फाज सीख रहे थे और जुमले बना रहे थे, आइंस्टाइन गूंगा ही था। अपनी तीसरी सालगिरह के बाद तक उसने बात शुरू भी नहीं की थी और फिर मुकम्मल जुमलों में हिचकिचाहट और गलत मुहावरों का इस्तेमाल करता था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो ये अल्फाज ठीक से कह रहा है, वो अपनी आवाज़ को अपनी सांस के नीचे ऊंची आवाज़ में बोलता, ताकि उसको समझ आ सके कि जो वो बोल रहा है वो ठीक तो है। आइंस्टाइन का बचपन मामूल का था। इसने भी देर से पढ़ना और बोलना सीखा था। ये बंदा बहुत बड़ा फिल्म आर्टिस्ट है, स्टीवन स्पिलबर्ग। इसने हाल ही में खुद में डिसलेक्सिया जैसी बीमारी होने का एतराफ़ किया है। इसने पहली बार इसके बारे में अवामी सतह पर बात की है। ये एक हैरत अंगेज़ इसरार की आखिरी पहेली थी जो मैंने इन तमाम सालों से अपने पास रखी थी। ये स्टीवन स्पिलबर्ग के अपने अल्फाज थे। तशख़ीस होने से 5 साल पहले, जब इसकी तशख़ीस हुई उससे 5 साल पहले, स्पिलबर्ग ने अपने हम जमात से 2 साल बाद पढ़ना सीखा था, जिसने इसे इस कदर डंडे मारे कि वो स्कूल जाने से खौफज़दा हो गया था। स्टीवन अपने बारे में बताता है कि मैंने कभी भी अपने आप को डिसलेक्सिया का शिकार महसूस नहीं होने दिया। फिल्में बनाने की मसरूफियत ने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया और अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं डालने दिया। ये स्टीवन स्पिलबर्ग की कहानी, आइंस्टाइन और स्टीवन स्पिलबर्ग की कहानी दोनों एक जैसी है। दोनों ही डिसलेक्सिया के पेशेंट थे और कामयाब ज़िंदगी गुजारी। और ये अभी स्टीवन स्पिलबर्ग अभी ज़िंदा है, अभी काम कर रहा है। होम्योपैथिक मेडिसिन
कैन ट्रीट डिसलेक्सिया, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो डिसलेक्सिया का इलाज कर सकती है? होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन हैं जो डिसलेक्सिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें जो डिसलेक्सिया की सबसे बड़ी जो अद्वियात हैं उनमें लाइकोपोडियम, ब्राइटाकार्ब और कालीफास्फोरिकम डिसलेक्सिया के लिए 3 आला दर्जे की होम्योपैथिक दवाएं हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम लाइकोपोडियम की, कि लाइकोपोडियम में क्या है। जैसे ही आप एक डायग्राम दे रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्पेल इट राइट, क्या ये स्पेलिंग ठीक है? ये स्पेलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लाइकोपोडियम का यही मसला होता है, सीखने और तहरीरी तौर पर मजूरी वाले बच्चों और कमज़ोर हाफजा रखने वाले बच्चों के लिए लाइकोपोडियम एक इंतहाई तजवीज़ करदा होम्योपैथिक दवा है। ये उन सूरतों में बेहतरीन काम करती है जहाँ बच्चा अल्फाज के गलत हिज्जे करता है। अगली मेडिसिन हमारे पास है ब्राइटा कार्बोनिका। ब्राइटा कार्बोनिका डिसलेक्सिया जैसी पेचीदगियों के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा है, ख़ास तौर पर जहां उलझन, कम एतमाद और याददाश्त में कमज़ोरी की अलामात पाई जाएं जो बच्चे में दिखाई देती हैं, वहां पे ब्राइटा कार्बोनिका इंतहाई आला काम करेगी। कालीफास्फोरिकम, कालीफास्फोरिकम डिसलेक्सिया जहाँ पर इल्मी मुश्किलात यानी तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी, रियाजी की महारत में अदम तजही की अलामात के लिए बेहतरीन दवाई समझी जाती है। ये डिसलेक्सिया में जैसे भूल जाने, याददाश्त की कमी और दिमाग की सुस्त रवि की अलामतों में होम्योपैथी की एक आला दर्जे की दवाओं में शामिल है। मर्कसाल, मर्कसाल ये दवाई डिसलेक्सिया में इस्तेमाल की जाती है जहां गलत लफ्ज़ पढ़ने की शिकायत पाई जाती हो। कालीब्रोमेटम, कालीब्रोमेटम डिसलेक्सिया के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई है जहां बच्चा मुखालिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे सर्दी के लिए गर्मी, लिखते वक्त वो अक्सर अल्फाज जोड़ता या छोड़ देता है। कैनबिस स्टाइवा, कैनबिस स्टाइवा ये दवाई डिसलेक्सिया के उन अफराद के लिए इंतहाई मददगार होती है जो लिखते वक्त अल्फाज को दोहराते हैं, एक लफ्ज़ को बार बार लिखते जाएंगे, एक लफ्ज़ को बार बार लिखते जाएंगे, उनके लिए कैनबिस स्टाइवा मेडिसिन अच्छी साबित होती है। रेपेटराइजेशन की बात करें तो रेपेटराइजेशन में जब हम रेपेटरी को ओपन करते हैं तो हम माइंड का चैप्टर ओपन करेंगे। माइंड के चैप्टर को ओपन करके डिसलेक्सिया की जगह पे पहुंचेंगे। डिसलेक्सिया में हमें सबसे जो पहले सबसे जो अहम चीज़ मिलती है वो ये मिलेगी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स किस में है? रीडिंग में। तो डिसलेक्सिया में जो रीडिंग में हम देखते हैं तो रीडिंग में सबसे पहले जो बात करेंगे कैलकुलेटिंग में। अब कैलकुलेटिंग में मिस्टेक्स करता है, ये मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक्स रीडिंग कैलकुलेटिंग में। तो इसमें 2 नंबर की जो मेडिसिन है जिसको हम सेकंड ग्रेड की मेडिसिन कहते हैं, ये सारी सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। अमोनियम कार्ब है, क्रूटेलस हिस्पानिया है, लाइकोपोडियम है, नक्स वोमिका है, सिम्बोकस है, ये सब 2 ग्रेड की मेडिसिन है सेकंड ग्रेड की। मिस्टेक्स इन एडिंग सिम्बोकस मेडिसिन है सेकंड ग्रेड की। मिस्टेक्स इन डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सल्फर इसमें हम देखते हैं किसी चीज़ को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकता, किसी चीज़ में मुआवजा नहीं कर सकता, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट्स में, तो ये इसमें सल्फर इस्तेमाल करवाई जाती है। मिस्टेक्स मेजर एंड वेट इन एंड गिव्स रॉन्ग आंसर, ये गलतियां करता है किसी चीज़ को मेजर करने में, वेट करने में, और गलत आंसर देता है। नक्स वोमिका इसमें होगा, ये भी डिसलेक्सिया का है। मिस्टेक्स नेम्स, गलत नाम पुकारता है। कॉल थिंग्स बाय रॉन्ग नेम, चीज़ों के भी गलत नाम लेता है, जैसे कि सेकंड ग्रेड की रेमेडी है डायस्कोरिया, और नंबर 2 पे स्ट्रामोनियम, ये भी सेकंड ग्रेड रेमेडी है। मिस्टेक्स
स्पेस एंड टाइम, अगर स्पेस और टाइम में वक्त का ख्याल नहीं उसको होता, पता नहीं चलता कि टाइम और स्पेस क्या है, तो इसमें सेकंड ग्रेड की मेडिसिन जो है वो इसमें कैनिबस इंडिका और फिर ग्लोनाइन शामिल होती है। मिस्टेक्स रीडिंग, स्पेलिंग इन, राइटिंग इन, ये सबसे बड़ी जो एक मेडिसिन है थर्ड ग्रेड की मेडिसिन। हाइड्रोजन एक मेडिसिन है, ये थर्ड डिग्री की मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल की जाती है डिस्लेक्सिया में। और नंबर 2 जो सेकंड ग्रेड की मेडिसिन जो है वो लेक्सिस होती है। ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन लिंक्स को जब हम गूगल पे रिसर्च करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों के जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, जिस तरीके से मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, तो डिस्लेक्सिया जैसी जो बीमारियाँ हैं उसमें देखते हैं तो डिस्लेक्सिया इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सारी जो लिंक्स दी गई हुई हैं, इन लिंक्स को ओपन करने के बाद हमें उनसे अच्छी खासी रहनुमाई मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।